welcome to Vyas IS. So this is your day 40 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 का 5th चैप्टर यानी कि जुडिशरी था. ठीक है, इससे पहले हमने, ऐसा है नहीं कि ये टर्म कभी सुनी नहीं है, हमने काफ़ी बार इस टर्म को सुना है. हम लोगों ने उसमें जैसे हमने देखा है 3 ब्रांचेज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो जुडिशरी वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये वाला सेक्शन हम लेके चल रहे हैं. तो वही है कि इस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, और हमारे ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज होते हैं, यही सब चीज़ें इसमें देखेंगे. बट बिफोर दैट आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो जिनको अभी नहीं पता कि हु एम आई. सो माई नेम इज़ मुस्कान खंडेलवाल. Okay, and I am the co-founder of Vyas IS, and also I have done my masters from JNU in economics. Okay, so this is about me. आप लोगों को पता नहीं था शायद कि कौन पढ़ा रहा है ना, तो it's just an information that I am Muskan. Okay, so yeah, let's start with the chapter जिसमें हमें पढ़ना है जुडिशरी के बारे में. सो इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. अब ये तो हमें पता है कि रूल ऑफ लॉ हमारे इंडिया में है. क्या है रूल ऑफ लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं. सो इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ विच मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द पर्सन्स एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज़ वायलेटेड. कि हमारे पास सब कुछ है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे कैसे क्या करना है, कब क्या करना है, और कोई लॉ अगर किसी ने वायलेट करने की कोशिश की तो हमारे पास वो भी लिखा हुआ है कि इस तरीके से अब हमें क्या करना है, एक्शंस लेना है ना. ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है, ये सब हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं सब. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझने में कोई दिक्कत थी नहीं. अब इन रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, एक जुडिशल सिस्टम कि वो जो चेक करे कि ये रूल ऑफ लॉ, जो लॉ अप्लाई हो रही है नहीं हो रही सब पे. इन्फोर्समेंट के लिए हम कौन है, हमारे पास जुडिशल सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं जो सिटीजन जहाँ पे जाके अप्रोच कर सकते हैं. अगर किसी को लग रहा है कि उनकी लॉ वायलेट हो रही है तो हम सिटीजन्स जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि हमारी राइट्स फॉलो नहीं हुई, हमारी राइट्स वायलेट हुई है. ठीक है, समझ आ रही बात. एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी. ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, तो जुडिशरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का है. ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशरी का रोल क्या है. अब ये तो पता लग गया कि कुछ है रोल. अब है क्या रोल, क्या जुडिशरी का क्या काम है. देखिए, पहला काम अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो जुडिशरी का पहला काम है इट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. यानी कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रहे हैं, कोई भी अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो उसको रिजॉल्व करती है वो लड़ाइयाँ. ठीक है, जुडिशरी का काम है कोई भी लड़ाई वगैरह हो रही हो, चाहे सिटीजन्स के बीच में हो रही हो, सरकार के बीच में हो रही हो, सरकार और सिटीजन्स के बीच में हो रही हो, किसी भी तरीके की लड़ाई. ऐसे नहीं आपके घर की लड़ाइयाँ सॉल्व करेंगे, बट कोई घर की लड़ाई अगर बड़ी हो रही है, कोर्ट तक मैटर जा रहा है, तो बात अलग है. ठीक है, तो वो लड़ाइयाँ सॉल्व करना, तो सबसे बड़ा काम तो जुडिशरी का है कि रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को रेजोल्यूट करना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना. चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो रहे हो, चाहे बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हो रहा हो, चाहे 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा हो, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा हो. जैसे हमने रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह पढ़े ना कि एक्टिव रिवर डिस्प्यूट्स है, कौन कौन से पढ़े थे हमने, 5 एक्टिव रिवर डिस्प्यूट्स पढ़े थे. ठीक है, रवि ब्यास रिवर का पढ़ा था, ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े थे, महादाई रिवर का. तो ये जो डिस्प्यूट्स है तो कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ना, 2 स्टेट्स के बीच में, 3 स्टेट के बीच में, तो कोर्ट का काम है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूट करे. हमने देखा था ना सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे रहा था, ये सब तो क्यों देता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्यों, क्योंकि उसको हमने अथॉरिटी दे रखी है कि आपको ये सारे मैटर सॉल्व करने हैं. ठीक है, दूसरा काम क्या है जुडिशरी का, दूसरा काम जुडिशरी का है जुडिशियल रिव्यू का. जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जैसे कि जुडिशरी की जो मतलब पार्लियामेंट ऐसा मान के चलते कि अगर कोई लॉ पास हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर लॉ वायलेट करेगा तो जुडिशरी का काम है कि उसको रिव्यू करे. ठीक है, कोई भी लॉ वगैरह पास हो रही है, वायलेशन हो रहा है, तो ये सब काम कौन करेगा, जुडिशरी. जुडिशरी का काम है रिव्यू करना कि सब चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही. एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन का है जुडिशरी. जुडिशरी के पास ये भी पावर है कि वो चेक करे टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ विच इज़ पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. कि अगर लग रहा है कि इवन अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लॉ उन्होंने बना दिया जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम जिसको कहते हैं, अगर वो वायलेट हो रहा है
तो उसमें वो रोक भी सकते हैं, मतलब जुडिशरी के पास जो पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, ये चेक करने के लिए कि क्या सब तरीके का सही तरीके से चीज़ें पास हो रही है ना, सब तरीके सही तरीके से चीज़ें हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरा काम क्या है जुडिशरी का? पहला काम हमने देखा कि जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को रेजोल्यूट कराना। दूसरा काम हमने देखा जुडिशियल रिव्यू करना। तीसरा काम है अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ को अपहोल्ड करना और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना। ठीक है, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, हम जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, हम लोग अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर इवन हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। तो यही हमारा जुडिशरी का काम है। सुप्रीम कोर्ट अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, पूरे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि आपको पता भी होगा, शायद न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट के नाम से। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में, सॉरी। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट कब बना था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट इन ऐसे ही हमें नॉलेज के लिए भी पता भी होना चाहिए कि ठीक है कब स्टैब्लिश हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट भी जिस दिन हम देश में हम रिपब्लिक हुए थे, 26 जनवरी 1950 को जब हम रिपब्लिक हुए, तभी हमारा सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या हुआ करता था? सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, यानी कि पहले इंडिया में क्या होते थे? फेडरल कोर्ट होते थे 1937 से 1949 तक। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट बना लिया। ठीक है, समझ आ गई बात? अलग अलग थे, हालांकि फेडरल कोर्ट अलग जगह था, दिल्ली में एक अलग जगह था, और ये अब सुप्रीम कोर्ट अलग आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, कि क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, इसका मतलब हम ये देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें वैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत वजह है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी है जुडिशरी किसी ना किसी लोगों पे, किसी ना किसी चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिपेंडेंट है, बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जिसमें डिपेंडेंट है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी में कभी भी हम एक एब्सोल्यूट लाइंस नहीं बोल सकते कि ये चीज़ हमेशा के लिए ही है, इंडिपेंडेंट हमेशा बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो डिपेंडेंट भी हो। तो एब्सोल्यूट कभी भी पॉलिटी में हम हमेशा कह नहीं सकते कि हर चीज़ एब्सोल्यूट हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें, विद इन द जुडिशियल सिस्टम, कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी पॉलिटिशियन के पास पावर है कि वो अपॉइंट भी कर सकते हैं जज को, डिसमिस भी करते हैं अपने ऑफिस से। सो द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। देखिए, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब तो ये हो गया कि किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं देखा जाए ना कि जब हम जज को अपॉइंट करते हैं या फिर जब जज को हम डिसमिस किया जाता है, जज को रिमूव किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पावर होती है पॉलिटिशियंस के पास। पॉलिटिशियन से यहाँ पे मतलब है पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी हम देखा जाए तो पॉलिटिशियंस ही तो होते हैं रूल करने वाले। लोकसभा राज्यसभा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी तो होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिशियंस ही बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किस उसको अपॉइंट करना है जज को, किसको रिमूव करना है। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें भी कि विद इन द जुडिशियल सिस्टम, इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर पॉलिटिशियन के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं जज को। हालांकि जज को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि जज को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब लगे कि वो इनकेपेसिटी है उसकी, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता या मिसयूज़ कर रहा हो किसी चीज़ का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में कभी ऐसा कोई केस नहीं मिला जिसमें जज को रिमूव कर दिया गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनकेपेसिटी और ऑल। ठीक है, तो जज को रिमूव वैसे किया नहीं जाता है, बट अगर जज को रिमूव वगैरह करना है तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का रोल है, पॉलिटिशियंस का रोल है। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि जज कहीं ना कहीं पार्शियल है पॉलिटिशियन को लेके। ठीक है, कि बायस्ड कभी कभी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करके रखता है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहे, किसी पे डिपेंड होकर ना रहे, किसी के हिसाब से ना काम करे। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. This lack of independence would force the judge to make all judgments in the favor of politician. But ऐसा हमेशा नहीं होता है. Although we often hear of rich and powerful people in India which is trying to influence the judicial process. हमने देखा है कई बार रिच और पावरफुल लोग जो होते हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है ऐसी सिचुएशन को, ये प्रोवाइड करके कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज दी सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर हमने बहुत बार टर्म पढ़ी है कि कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंस में, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सारी पावर्स क्या है, सेपरेट है. सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों की पावर सेपरेट है, कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. बस चेक्स एंड बैलेंसेज है कि चेक वगैरह कर लेना कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है,
other branches of the government, the legislature and the executive say, that is they cannot interfere in the work of judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. की courts सरकार के अंदर नहीं आती और उनके हिसाब से वो काम नहीं करेगी. बट कई बार ऐसा है, कुछ चीज़ों में ऐसा है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी हम कहते हैं जुडिशरी को. क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें बजट की कि कितना पैसा जुडिशरी को मिलेगा, वो सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है. तो गवर्नमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं उनको डिपेंड होना पड़ता है कि सरकार कितना पैसा देगी, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा. तो उस चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ों में अभी भी हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है, बट हर चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिपेंडेंट ही हो. ठीक है, कई चीज़ों में इंडिपेंडेंट भी है. सो फॉर दी अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, कि सारा सेपरेशन आराम से चले, मतलब एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, लेजिस्लेटिव अपना करे, जुडिशरी अपना करे, ऐसा हो. इट इज़ ऑल्सो क्रूशल, ये भी ज़रूरी है कि जितने भी जजेस जो हाई कोर्ट में है, इवन सुप्रीम कोर्ट में है, वो सारे के सारे कम इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट का जब अपॉइंट हो रहे हो. अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, अगर जब उनको हायर किया जा रहा है, जब उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी. तो इसलिए लेस इंटरफेरेंस के साथ हो, ये चीज़ भी इंश्योर की जाती है. वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज. जज को रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी. इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. कहीं ना कहीं ये जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. कि कहीं ना कहीं हमने जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दे दी है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर दे दी है, तो कहीं ना कहीं यही एक रोल प्ले करता है कि कोई भी पावर का मिसयूज़ ना करे, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव. एंड इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन. ये इस तरीके से भी क्रूशल रोल प्ले करता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखें. क्योंकि एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड. कि अगर किसी को भी लगता है, किसी भी सिटीजन को लगता है कि हमारी राइट्स वायलेट हो रही है, तो कोई भी कोर्ट में आके अप्रोच कर सकता है. तो कोर्ट का ये भी काम है इंश्योर करने का. ठीक है. स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है. देर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल. लोअर लेवल पे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, और कुछ होते हैं अपेक्स लेवल पे, मतलब सुप्रीम लेवल पे. अपेक्स मतलब सुप्रीम लेवल पे होते हैं, ऊपर लेवल पे होते हैं. ठीक है. तो ज़्यादातर जो हम लोग सिटीजन्स जो होते हैं, ज़्यादातर जिस कोर्ट में जाते हैं, वो कौन से कोर्ट होते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. सब ऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. ये कहाँ होते हैं? हमारे यूजुअली डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, या फिर तहसील लेवल पे होते हैं, या फिर टाउन्स में भी हो सकते हैं. टाउन्स में हो गए. ठीक है. टाउन्स के हिसाब से जो कोर्ट होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया, या फिर तहसील लेवल पे जो हो गए, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं उनको भी हम बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. समझ आ गई? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील लेवल, और हमारा ये जो ये हो गया सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है. यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स, एंड दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस. अब हर स्टेट आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, ये तो हमें पता है. दैट दे आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज. और ऑब्वियस सी बात है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा. सिंपल सी बात है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा. ठीक है. फिर हर एक स्टेट में हाई कोर्ट भी होता है. देखो, सबसे नीचे हमारे पास आया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हम कह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज है. डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कौन सा आता है? हाई कोर्ट. कि हर एक स्टेट में होता है. देखो भाई, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं ना. एक स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो इसके अंदर हर किसी के अंदर एक जज होगा. फिर इस पूरे का भी एक हाई कोर्ट होता है आपका. ठीक है. हाई कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है किसी भी एक स्टेट के लिए. उसके ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, जो सिर्फ एक ही है, जो कि है न्यू दिल्ली में. और उसके अंदर कौन बैठता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब आपका सवाल है कि आपको पता करना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पे कौन है. ठीक है. कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है. गूगल कर लीजिएगा, बट बताइएगा ज़रूर. ठीक है. सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. फिर उसके नीचे हमारे पास आते हैं हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हर स्टेट का होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया का एक है. हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठता है? डिस्ट्रिक्ट जज हो गए. हाई कोर्ट में कौन बैठते हैं? हाई कोर्ट के जज हो गए. सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठता है? CJI, विच इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है, वो कहीं ना कहीं इनको फॉलो करना ही पड़ता है, इनके हिसाब से चलना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ पास कर दिया, तो वो हाई कोर्ट को भी फॉलो करना है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी फॉलो करना है. इसी के साथ हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 भी है, जो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. पीस वाला जो आपका हमारा है. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, जो कि हमारा क्या था? आई होप आप लोगों को याद भी होगा, जो कि था हमारा पीस, जस्टिस एंड क्या है? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. ठीक है. अब इसके बाद हम बात करें
तो हाई कोर्ट की बात करें, अगर हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, तो हाई कोर्ट वर स्टैब्लिश इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़। देखिए 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ बोला जाता था पहले, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास को। ठीक है, तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, सबसे पहले जो हाई कोर्ट आए थे वो यहाँ पे आए थे। कहाँ पे आए थे? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, 1862 में आए थे। एंड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जो हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस के बाद आए, 1966 में आ गए। ठीक है, सो करेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। अगर मैं आज की बात करूँ तो टोटल आज के टाइम पे सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट्स तो ज़्यादा हैं, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट, बट कुछ स्टेट ऐसे जैसे पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब और हरियाणा के पास एक हाई कोर्ट है, जिसको हम जो कहाँ पे चंडीगढ़ में कॉमन शेयर कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, और कुछ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के पास भी एक ही हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास सेपरेट हाई कोर्ट है। ऑफकोर्स मतलब उन्होंने 1 जनवरी 2019 के बाद उन्होंने अपने सेपरेट हाई कोर्ट बना लिए, बट उनके पास भी पहले एक थे। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं और पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। आप पता करिएगा कि क्यों पंजाब और हरियाणा ने एक हाई कोर्ट शेयर कर रखा है, अभी भी अलग अलग क्यों नहीं कर रखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर, कि क्या ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट है, ये जो अलग लेवल्स की कोर्ट है, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? क्या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कनेक्टेड है? क्या हाई कोर्ट भी इससे कनेक्टेड है? ऑफकोर्स ही बात है ना, कनेक्टेड है, क्योंकि ये तो इनको हेड है, ये इनको बताएगा कि क्या क्या काम करना है, वही करेंगे, फिर ये इनको करेगा, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड तो है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, yes they are, in India we have an integrated judicial system, that means decision made by higher courts are binding on the lower court, कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा वो हाई कोर्ट को फॉलो करना है, जो भी डिसीजन हाई कोर्ट लेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम सेटिस्फाई नहीं है, अगर हमें लग रहा है हमने अगर अपना जो भी हमारी राइट वायलेट हुई है उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हमें लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी नहीं सुन रही है, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम अपील कर सकते हैं ऊपर वाली अथॉरिटी के पास। इसको बोलते हैं एपेलेट सिस्टम। मतलब हम अगर सेटिस्फाई नहीं है तो और ऊपर जा सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं, जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एपेलेट सिस्टम। दिस मीन्स दैट द पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ट्रायल कोर्ट, मतलब उनको अलग अलग नाम से जो हम जानते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट भी बोल दिया जाता है कई बार। ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल दिया जाता है, या फिर एडिशनल सेशन जज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इन सब का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं? देखिए 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। अब अगर हम बात करें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फ़र्क है, तो देखिए क्रिमिनल लॉ की पहले बात करते हैं। क्रिमिनल लॉ किस चीज़ से डील करते हैं? क्रिमिनल लॉ डील करता है कोई भी चीज़ जो ऑफेंसेस वगैरह हुए हैं। ठीक है, चोरी वगैरह हुई है, डाउरी, मर्डर का केस हुआ है, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। सो इट डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंसेस, कि लॉ ने किसी एक्ट, ऐसी किसी एक्शंस को डिफाइन किया हुआ है कि ये तो ऑफेंस है, ये तो क्राइम है, तो वो सारी चीज़ें क्रिमिनल लॉ के अंदर रहेगी। अगर चोरी करने के लिए बोला हुआ है कि थेफ्ट एक क्रिमिनल क्राइम है, क्रिमिनल है, ऑफेंस है, क्राइम है, तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल लॉ के अंदर रहेगा। एक वुमेन को हरेस करना, डाउरी मंगवाना, मर्डर करना, तो ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, क्योंकि लॉ ने डिफाइन किया कि ये ऑफेंस है। बट सिविल लॉ के अंदर क्या आता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल की राइट्स को हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ऑफेंस नहीं है बट हार्म पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की राइट को हम वॉयलेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। अब हमने सेल ऑफ लैंड को लेके कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो सिविल लॉ में जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी की राइट को इंजरी पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। गुड्स को परचेज करना, कोई रेंट का मैटर है, कोई डाइवोर्स का केस है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑफेंस तो नहीं हो रहा ना, बट चोरी, मर्डर करना, डाउरी लेके आना, उसकी वजह से वुमेन को हरेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होगी? क्रिमिनल केस के अंदर आ गई, क्योंकि एक ऑफेंस है। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या आता है? इट यूजुअली बिगेन्स विद द लॉजिंग ऑफ अ एफआईआर। एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली अगर क्रिमिनल लॉ, कुछ क्राइम हमने किया है तो क्रिमिनल लॉ कैसे स्टार्ट, मतलब आप जाएंगे तो कैसा होता है
कि आपको सबसे पहले एफआईआर फाइल करानी पड़ेगी क्रिमिनल लॉ के लिए। अगर कोई भी एक्शन आपने ऐसा किया जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ रहा है तो आपको सबसे पहले एफआईआर फाइल करानी है विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच द केस इज फाइल इन द कोर्ट। उसके बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। बट यहाँ पे क्या है, पेटिशन भी फाइल कर सकते हैं बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। जिस भी पार्टी को लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है तो वो सीधा सीधा एक पेटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जाने से पहले भी, मतलब ठीक है। जैसे रेंट मैटर है, इधर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, कोई भी एक पार्टी जाके क्या कर सकती है, पेटिशन फाइल कर सकती है। क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर गिल्टी है तो एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। अगर लग रहा है कि हाँ भाई बंदे ने गलती करी है तो उसको जेल भी हो सकता है एंड ऑल्सो फाइन भी किया जा सकता है। बट अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो उसमें क्या है, कोर्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक रिलीफ देता है। कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर। जैसे कि मान लो जैसे लैंडलॉर्ड वाले केस में और टेनेंट वाले केस में, तो कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग कोर्ट रेंट टू बी पेड। हो सकता है कोर्ट बोल दे कि यार फ्लैट खाली कर दीजिए और जो भी रेंट आप पे कर दीजिए, मैटर यहीं ख़त्म कर दीजिए। तो ऐसी चीज़ हो सकती है कि सिविल लॉ में ऐसी चीज़ें हो, ज़्यादा चीज़ें बढ़े ना, बट क्रिमिनल लॉ में हो सकता है जेल भी हो या फाइन भी हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ कि क्या हर किसी के पास कोर्ट पे एक्सेस है, क्या हर कोई कोर्ट में जा सकता है। देखिए कहता तो यही है, प्रिंसिपल कहता तो यही है कि हाँ भाई हर सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन द कंट्री, कि हमारी राइट है कि हम जस्टिस लेने जा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में। बट रियलिटी में क्या होता है वो डिफरेंट है। हर कोई प्रेफर नहीं करता है, बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि कोर्ट में कहीं ना कहीं केसेस इतने डिले हो जाते हैं, पेपर वर्क्स बहुत है और लॉयर की फीस वगैरह इतनी हो जाती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। So the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believe that their rights are being violated, they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, courts है तो available सबके लिए, but reality में access करना कोर्ट को हमेशा difficult है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर कौन है, पुअर लोग हैं। लीगल प्रोसीजर होता है तो उसमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए, बहुत सारा पेपर वर्क भी चाहिए और एज वेल एज बहुत सारा टाइम भी चाहिए। तो लोगों के पास नहीं होता है पैसा या पेपर वर्क या टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग घुसते ही नहीं है लीगल प्रोसीजर में। कोर्ट कचहरी में ऐसे बोलते हैं ना, नहीं घुसना चाहिए। कोई पुअर पर्सन जो पढ़ भी नहीं सकता, जिसकी फैमिली डेली वेजेस पे डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोर्ट जाना कि जस्टिस लेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसीलिए ही क्योंकि कहीं ना कहीं आधे लोग केस में आधे लोग कर ही नहीं पाते, टाइम नहीं निकाल पाते कोर्ट में बिकॉज ऑफ मनी या बहुत सारे रीज़न की वजह से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या लेके आया 1980s के टाइम पे, क्या लेके आया, एक PIL मैकेनिज्म लेके आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें लोग जस्टिस करने के लिए मतलब एक्सेस टू जस्टिस बढ़ा देगा, जिसमें लोग ईजिली PIL फाइल करके कहीं ना कहीं कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL, कि कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी कंप्लेंट करनी है वो सीधा PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, जो भी राइट्स उसकी वॉयलेट हुई है उसके बिहाफ पे, ठीक है। सो द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी, इससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी कि PIL जैसा सिस्टम लिया है। और इवन कोई भी लेटर या टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL, ठीक है। कोई भी लेटर वगैरह लिखी तो उसको भी PIL बोल दिया जाता है। इवन अगर हमने जो मिड डे मील स्कीम पढ़ी थी, अगर आपको पता हो तो मिड डे मील स्कीम में भी ऐसा था, जो मिड डे मील स्कीम लाई थी ना स्कूल्स में, वो PIL की वजह से आई थी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहली ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम निकाली थी। आई होप आपको याद होगा, थोड़ा सा सोचिए कि कौन सी स्टेट थी, कमेंट भी कर सकते हैं वरना मैं बता भी देती हूँ। वैसे तमिलनाडु थी जो पहली स्टेट, जिसको हमने पढ़ा था कि सबसे पहली स्टेट जिसने क्या किया था, मिड डे मील स्कीम लाए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मिड डे मील स्कीम है ये भी PIL के थ्रू आई है। फॉर द कॉमन पर्सन, एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। कहीं ना कहीं जो कॉमन लोग होते हैं, जो हमारे नॉर्मल लोग होते हैं, जो इतने एफिलिएंट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोर्ट में जाने का मतलब वो यही होता है कि यार हमें जस्टिस मिले, हमारे साथ जो गलत हुआ उस पर न्याय मिले। सो द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। अनदर इशू दैट इफेक्ट्स द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कुड टेक हियर अ केस। कि दूसरा इशू जो लोगों को फेस करना पड़ता है कि भाई कोर्ट में भी चले गए तो भी इनको क्या इशू फेस करना पड़ता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कई बार कोर्ट में। कई बार कोर्ट 5-5 साल 10-10 साल इवन 20-20 साल 35 साल ले लेते हैं एक केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो एक तरीके से ऐसी बात होगी ना कि केस में तो जा रहे हैं बट जस्टिस लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस डिले ही हो रही है। इस डिले की वजह से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो जस्टिस ना मिलना ही है ना। अब किसी इंसान को सज़ा मिल रही है 15 साल बाद क्राइम करने के या 20 साल बाद, तो क्या फ़ायदा उस जस्टिस का। तो इसके लिए एक फ्रेज़ भी आता है कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, कि वो जो जस्टिस डिले हो गई है, जो आज नहीं मिली, अब जो कि वो डिले हो रही है 10 साल 5 साल, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जस्टिस डिनाई हो गई है, ठीक है। इज़ ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। However, in spite of this, there is no denying that judiciary has played a crucial role.
बट हाउएवर हम ये भी कहेंगे कहीं ना कहीं जुडिशरी ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया इन डेमोक्रेटिक इंडिया में, सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चेक्स एंड बैलेंसेस देखना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर का, एज वेल एज लोगों की राइट को प्रोटेक्ट करने का। The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned as a system of court with an independent judiciary as a key feature of democracy, कि हमारे लिए एक की फीचर है। SDG गोल 2 क्या है? जीरो हंगर। आपको याद होगा तो यहाँ पे हमारे 2 SDG गोल आए हैं, एक 16 आया है पीस वाला और एक हमारे पास आया है SDG 2 विच इज़ जीरो हंगर। एक्वीट एक टर्म आई थी चैप्टर में, एक्वीट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कोर्ट विच इज़ डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही और शी हैज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट। ठीक है, कि भाई उसने वो क्राइम उसने किया ही नहीं है, या दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। ठीक है, कि उसने मतलब गिल्टी नहीं है। गिल्टी नहीं का मतलब हो गया कि वो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसको इनोसेंट प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, माफ़ी दी गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं एक्यूट का मतलब कि कहीं ना कहीं पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, जिस भी क्राइम के लिए उस पर आरोप लगाया गया था वो क्राइम उन्होंने नहीं किया है, दैट मीन्स अ पर्सन इज एक्विट। टू अपील मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोर्ट केस ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, फिर भी हम ऊपर जाके अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी। ठीक है, पेटिशन फाइल बिफोर अ हायर कोर्ट टू हियर अ केस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट। वहीं अगर हम बात करें इविक्शन की, तो इविक्शन का मतलब हो गया कि किसी पर्सन को रिमूव कर देना जहाँ पे वो कोई रह रहा है। मतलब यहाँ पे चैप्टर के कंटेक्स्ट में लिखा है लिविंग इन, बट इविक्शन मतलब किसी को रिमूव कर देना उस पर्टिकुलर चीज़ से। सो रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम लैंड होम दैट दे आर करेंटली लिविंग इन। ठीक है, एक्विट, टू अपील एंड इविक्शन। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ें थी इस चैप्टर में। अब कल हम मिलेंगे नए टारगेट के साथ, जिसमें ऑफकोर्स ही बात है आप समझ गए होंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।